मुझे हर दिन याद दिलाता है, सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। ओके, बढ़े आगे, बढ़े, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सर ये तो समझ में आ गया कि अगर अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अधिक बनेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ए बी सी, फटाफट बताइए बेटा कि तीनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर, ए बी और सी की। ओके, तो प्रत्युष बोला है सर ए बी बराबर होगा सी से, अनिकेत बोल रहा है बी। चलो ठीक है, सबका आंसर का मैं वेट कर लेता हूँ, फिर मैं बोलूंगा। चलो ठीक है। देखो ये थोड़ी अजीब सी कंपैरिजन है, बट ध्यान रखना इसको, ठीक है। देखो एक चीज देखो, ये दोनों ही स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा स्पीसीज है इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। याद है ना ऑक्टेट वाली कहानी? तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा जी, इन दोनों में ही ऑक्टेट चूंकि कंप्लीट नहीं है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अपने लिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक। फिर इन दोनों में देखा है तो इसका रेजोनेंस ज्यादा, इसका रेजोनेंस कम। तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। चलेगा? कोई समस्या है किसी को? हाँ, किसी ने तो सही आंसर दिया था, निकेत ने सही आंसर दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन पे, नहीं सेकंड कंडीशन पे नहीं आते, एक और क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, एनएच पे माइनस है। बोला है बताइए इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर, ए और बी में, फटाफट बताइए बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, अनिकेत बोला है सर बी का ज्यादा ए का कम, ठीक है, लेट अस सी। ओके, प्रगति बोल रही है सर ए का ज्यादा बी का कम, सलोनी बोल रही है सर बी का, नहीं साक्षी बोल रही है बी का, दिलवर बोल रहा है सर बी फिर ए, आकांक्षा बोल रही है बी फिर ए, प्रत्युष बोल रहा है ए फिर बी। क्या बात है, क्या बात है यार, धड़ाधड़ आंसर दिए जा रहे हो, गजब, क्या बात है। चलो ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं। लेखिका बोल रही है बी ए, चलो सबका हो गया आंसर? नहीं, ठीक है, ओके। तो अगर अपन यहाँ देखें भाई साहब, तो अपने को दिख रहा है कि ये अंदर आएगा तो निगेटिव अपने पास कहाँ घूमेगा, कि यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मतलब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? 4, एक बार यहीं पे और यहाँ यहाँ यहाँ। कोई समस्या है इसमें? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 4। इसमें कितना बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? फटाफट काउंट करें। तो एक बार नेगेटिव इस रिंग के साथ, एक बार नेगेटिव इस रिंग के साथ, तो यहाँ यहाँ यहाँ, इस वाले केस में यहाँ यहाँ यहाँ, सॉरी यहाँ, तो 3 इसके, 3 इसका और ये खुद, तो टोटल कितने हो गए? 3 और 3 6 और 1 7, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
भैया इसमें 7 बन रहा है, इसमें 4 बन रहा है, ऑब्वियस है इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। कोई समस्या है किसी को? दोनों ही अपने पास एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कंडीशन, अनएरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, कोई समस्या है, कोई कष्ट में है, किसी को पीड़ा है कि सर खोपड़े में नहीं जा रहा है? किसी को कोई समस्या नहीं है? समस्या है तो फटाफट बताओ, उसका समाधान किया जाए वरना आगे बढ़ा जाए। है बाइफरकेट वाला रूल, बेटा बाइफरकेट वाला रूल ये नहीं है, बाइफरकेट वाला बताया था, फिर से आएगा तो बता दूंगा मैं। बिल्कुल अलग चीज है वो। अब एक क्वेश्चन यहां बनता है, वो ध्यान देना, ठीक है? बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर आपने एक चीज बताई थी हमको कि अगर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर रेजोनेंस में, इस डबल बॉन्ड को ये रेजोनेंस भी मिल रहा है, तो कभी अगर ये सारे एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है तो इसका निगेटिव कहाँ आएगा रेजोनेंस में? क्यों अंदर पार्टिसिपेट करेगा जब अपने को पता है कि इस डबल बॉन्ड के पास दो ऑप्शन है, या तो नेगेटिव के साथ जाए या इस डबल बॉन्ड के साथ जाए। तो आप ही ने हमको पढ़ाया था कि अगर दो ऑप्शन हो कि लोन पेयर पॉजिटिव कोई भी हो और डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड मिलेगा, तो डबल बॉन्ड के साथ जाएगा, दूसरे के साथ नहीं जाएगा। बताया था? बताया था। तो सर आप ये कैसे कह रहे हो कि फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना क्यों रहे हो? तो एक बात ध्यान रखना, ये जो पूरी कहानी चलती है ये प्रोबेबिलिस्टिक कहानी चलती है। मतलब ऐसा है कि माना कि ये इसी के साथ रेजोनेंस जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मान लिया, लेकिन 10 अगर 9 बार इसके साथ जाएगा तो गलती से एक बार इसके साथ जाएगा ना, ऐसी वाली कहानी है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये कभी मत बोलना कि सर आपने बोला था डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के पास नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड तो इसके साथ लेगा ही नहीं रेजोनेंस, लेगा कम लेगा। इसके साथ भी सेम कहानी है कि अब देखो दो चीज है, इस रिंग, ये रिंग इसका रेजोनेंस 10 बार में एक बार लेगा, ठीक है? और ये जो दोनों हैं, ये दोनों मिलके तो इस पे इसके लिए पॉसिबिलिटी पे आते हैं, इस पे अटैक करेंगे ना। तो मान लो एक बार ये ले लिया, एक बार ये ले लिया, इसका रेजोनेंस में नेगेटिव, तो अल्टीमेटली इसका नेगेटिव बढ़ने के चांसेस क्या हो गए? बढ़ गए हैं। इसके नेगेटिव बढ़ने के चांसेस कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर ये लॉजिक तुम लगाओगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी तुमको समझ में आ जाएगा कि सर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या इंपॉर्टेंस था। हो गया? बड़े आगे? चलो जी, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, ठीक है? इसको मैं मिटा रहा हूं। क्या है यार, ये क्या है? एक मिनट रुक जाओ। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं और उसका एग्जांपल देखते हैं फटाफट। वो वैसे के वैसे छोड़ दिया, ये देखो। मैं भाई चल जा। हाँ ठीक है, तो नीचे बना रहा हूँ यार, ये पता नहीं क्या है, यहाँ नहीं चल रहा है। ओके, तो अपने पास ये एक स्पीसीज है, बोला कि बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। हाँ जी बताइए, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए भी लिख देता हूँ, ए बी। दिलवर ने आंसर दे दिया है, अनिकेत ने आंसर दे दिया है, हर्ष ने दे दिया, आकांक्षा ने दे दिया। आकांक्षा बेटा एस नहीं है इसमें, कहाँ है एस? ये बी लिखा है, तो राइटिंग खराब है, इतनी भी खराब नहीं है बेटा, ऐसे मत बेइज्जती मार। अच्छा ठीक है, ये फाइन। चलो ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, फटाफट फटाफट धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं आंसर, ठीक है? तो अपने को पता है, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला था कि कोई एक ऐसा कंडीशन जिसमें रेजोनेंस होना ही पड़ेगा चार्ज को, और एक ऐसा कंडीशन जिसमें हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बताओ ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन में रेजोनेंस जा भी सकता है, नहीं भी, अंदर ही अंदर रेजोनेंस करेगा, इसको नहीं लेगा। लेकिन इस कंडीशन में इस नेगेटिव को रेजोनेंस में आना ही पड़ेगा, ये इसके साथ है, इसके साथ कंजुगेशन है, तो इस नेगेटिव को जब सर्कुलेट करेगा तो इस नेगेटिव को आना ही पड़ेगा। तो क्या बोलता है, जिसमें फोर्स्ड रेजोनेंस है वो तो हर हाल में इससे ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब इन दोनों में कहानी देखी जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि B इज मोर स्टेबल देन A। डजंट मैटर कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? बस सिंपल सा कहानी है कि अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कोई समस्या किसी को?
नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, मिटाओ इसको मैं। हाँ जी बताइए। ए बी, बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? ओके संचित बोल रहा है सर ए ग्रेटर देन बी, शुभांगी बोल रही है बी ग्रेटर देन ए। क्या बात है, क्या बात है। वर्षा बोल रही है बी, अनिकेत बोल रहा है बी ए, सौरभ बोल रहा है ए बी, सुरभि बोल रही है ए, संचित बोल रहा है पता फिर ऊपर चला गया। ओके हाँ जी चलिए बात कर लेते हैं भैया, क्या है फर्जी सा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स्ड रेजोनेंस वाली कहानी है कि नहीं? दिख रहा है एरोमेटिक है, एरोमेटिक है तो ये प्लस तो घूम घूम के घूमते रह जाएगा। इसकी तो मजबूरी है जाना, देखो ना ये देख के 4n+2 वाला रूल का। या तो एक्सेप्शन वाइज बोल लो या n0 बोल लो, दोनों में से कोई कहानी बोल लो, ठीक है। एक्सेप्शन तो कुछ नहीं है, n0 मान लो, ठीक है। तो जब n0 रखते तो ये एरोमेटिक होता था। तो ये प्लस तो कंटिन्यूअस रेजोनेंस में जा रहा है ना, भले देखो यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन कंटिन्यूअस रेजोनेंस में है। ये इसके बिना तो अधूरा है, हो ही नहीं सकता कि ये ना चले। तो ये कंटिन्यूअस रेजोनेंस में हमेशा रहेगा, फोर्स्ड है ये फोर्स्ड नहीं है। ये अंदर ही रेजोनेंस करते रह जाएगा, ये अंदर ही रेजोनेंस करते जाएगा, बोलेगा तू बाहर वाला है तू बाहर ही रह। तो इसका प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हो सकता है ना हो, ये प्लस तो होना ही है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जो होना ही है, मतलब ए ग्रेटर देन बी। हाँ जी कौन कौन बोला था बी ग्रेटर देने वाले? जरा अपना अपना ज्ञान प्रकट कीजिए कि सर बी ग्रेटर देने कैसे हो गया। देखो जरा चेक करूंगा तो फिर सोचा। अच्छा रितु बोली थी। हाँ रितु बेटा बताइए तो बी ग्रेटर देने कैसे हो गया था? कोई ऐसा है जो अपना लॉजिक देना चाहता है? चलो ठीक है, अब कंफ्यूजन जो था वो दूर हो गया होगा तो ठीक है। बट कोई अपना लॉजिक देना चाहता है, सर नहीं हमने ये ज्ञान लगाया था इसलिए बी ग्रेटर देने हो गया था। कोई अपना ज्ञान नहीं बांटना चाहता, ऐसे थोड़ी होता है यार। ज्ञान बांटो, जाके तो दूसरे हो तो ज्ञान बड़े बांटते हो। सब गायब है। नहीं है। अच्छा प्रत्युष बांटेगा, बोल भाई बांट ज्ञान। हाँ प्रत्युष बेटा बात कि सर बी ग्रेटर देन ए क्यों होगा? चलो कोई नहीं बांट रहा है, सब पीछे हटे हट गए। चलो ठीक है। तो यहां तक में किसी को समस्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, या फिर अपने पास कभी कंटिन्यूअस रेजोनेंस आ रहा है उस हिसाब से? हाँ अच्छा हर्षंचित बोला सर हम बांटेंगे ए ग्रेटर देन बी कैसे हुआ? नहीं ए ग्रेटर देन बी नहीं बोला, बी ग्रेटर देन ए बोला। चल चुप कर। ओके ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, इस वाले चीज को, कि अगर आपके पास रेजोनेंस ऐसा है जो फोर्स्ड है, जिसमें हर हाल में कंट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए, अगर आपके पास कोई चार्ज स्पीसीज है तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा एक नॉन फोर्स वाली सिचुएशन से ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है चलेगा। चलो कोई कुछ बोल नहीं रहा तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है कोई समस्या नहीं है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बुक से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं।
रिलेशन ऑफ रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज बताई थी ना मैंने कि कब sp2 sp3 होता है, मतलब रेजोनेंस में जाएगा, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। ये डिस्कस किया है ना, लिखवाया नहीं है बट बताया है ना। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो रिलेशन ऑफ रेजोनेंस विथ बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के साथ क्या रेजोनेंस का ये होता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, और एक और भी चीज है बॉन्ड एनर्जी। तीनों ही कहानी, तीनों ही बिल्कुल एक जैसी चलती है। केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि तीनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। या नंबर ऑफ बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में भी बात करते हैं, ओके। चलो, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम। चलेगा, इसमें किसी को समस्या है? और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है भैया? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है अपने पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन, मतलब एक टर्म में बोल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसमें किसी को समस्या है क्या कि बॉन्ड ऑर्डर समझ में नहीं आता है या आता है, कुछ ऐसा कोई समस्या? किसी को बॉन्ड ऑर्डर में समस्या नहीं है? बॉन्ड ऑर्डर में समस्या हो तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ के लिए मतलब सेम ही है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब मैं अजम कर ले रहा हूँ कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक ही चीज है, ले दे के मतलब तीनों का रिलेशन, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस से क्या लेना देना है? ये क्या हो गया भाई, सबको वीडियो आ रहा है? रुक गया ना? मेरे को भी वही रुका हुआ दिख रहा है, इसलिए तो मैं भी सोच रहा हूँ क्या हो गया, ये क्या समस्या हो गया भाई। ओ भाई, हाँ वही देख रहा हूँ मैं भी, पॉज हो गया। बे चुप कर, लैपटॉप खराब हो गया। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, रो नहीं। यार ये क्या हो जाता है रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है, ऑन कर दिया, ओके। अरेंज कर लिया सब लोगों ने? चलो, बहुत लोगों ने आंसर दे लिया। सर अपने को दिख रहा है बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा इस वाले केस में सबसे अधिक है, क्योंकि एक ही है इसमें, सिंगल बॉन्ड है। तो फोर्थ वाला का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा। फोर्थ के बाद किसका आएगा भैया? फोर्थ के बाद कौन आ रहा है? वो आ रहा है कौन सा, सेकंड वाला आ रहा है क्या? सेकंड, सेकंड, सेकंड के बाद कौन आ रहा है? फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद कौन आ रहा है? थर्ड। बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में चलेगा। किसी को समस्या है इसमें बॉन्ड लेंथ वाली चीज में कि सर अभी भी खोपड़े में नहीं गया, ऊपर से चले जा रहा है? ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल डेटा तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान रखना। मतलब जैसे, मिटा दूं इसको ना? अगर ओजोन के बारे में बात करोगे तो ओजोन में कुछ ऐसी कहानी होती है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। कुछ ऐसी कहानी है कि डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड जो बनाता है, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। अगर तुम देखो ध्यान से तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा। कैसे रेजोनेंस होगा? ये माइनस अंदर में और ये उठ के यहाँ पे, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ये प्लस यहीं छोड़ दो, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो हाइब्रिड बनता है वो हाइब्रिड कुछ ऐसे बनेगा।
ठीक है, और प्लस माइनस कुछ है नहीं तो अपन लिखने की जरूरत नहीं है ओवरऑल चार्ज। तो देखा क्या गया कि यहाँ पे जो ये बॉन्ड लेंथ था वो 150 प्लस कुछ आता है, 153 के आसपास होता है, और जो डबल बॉन्ड इसका आता है, जो आइडियली ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो 122 के लगभग होना है, 122 या 23 के आसपास आना चाहिए, 153 इसका होना चाहिए और 122 के आसपास इसका होना चाहिए। एग्जैक्ट डेटा देख लेना एक बार, ठीक है। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली मेजर किया गया तो प्रैक्टिकल देखा गया कि ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्चुअल में इन दोनों के बीच का था, मतलब 130-32 के आसपास का था। तो इससे ये पता चला कि भाई साहब रेजोनेंस होने की वजह से डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया और सिंगल वाले का बॉन्ड लेंथ, सॉरी, डबल वाले का बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया और सिंगल वाले का बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। ठीक है, मतलब जो बड़ा वाला था 153 उससे वो घट के नीचे चला आया और 122 से बढ़ के ऊपर चला गया। यही है रेजोनेंस की कहानी विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ। चलेगा? किसी को कोई समस्या है इसमें? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चलो ठीक है, ओके। तो ये अभी तक की कहानी है बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे अपन। दिख रहा ना? हाँ। इसका इसका और इसका कंपैरिजन दिया गया था, एक पुराना क्वेश्चन था यूपीटीयू का, उसमें इसका इसका और इसका कंपैरिजन दिया हुआ था। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। फटाफट अरेंज करो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ। कौन कौन सा बॉन्ड मैं बता दे रहा हूँ, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं। अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये वाला डेल्टा। ठीक है, ए बी सी डी भी तुम लिख सकते हो, तुमको अल्फा बीटा गामा लिखने में दिक्कत होगा, वैसे एग्जाम में वैसे ही दिया था, पर ठीक है। ए बी सी और डी। ठीक है, चलो करो फटाफट। इसमें दो चीजें एक साथ लगेंगी, ध्यान रखना। अभी आज ही जो दो चीजें पढ़े उन दोनों चीजें इसमें एक साथ एप्लीकेबल होंगी। प्रेम से सोच के लगाना कौन सा लगाएं और कैसे लगाएं। बहुत लोगों ने आंसर दिया है यार। ओके, मैं चैट लगता था तो ऊपर नीचे कर लिया था। ओके ठीक है, सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, पता नहीं। चलो ठीक है, तो नीचे कर लो मैं। बोल रहे सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिलवर बोल रहा है डी सी ए बी। भाई नीचे आ जा, हाँ ठीक है, ओके। हाँ बताओ बताओ, प्रत्युष बोल रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। बे क्या है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जो मन में आया सो बोल दिया।
हाँ जी, वर्षा बोल रही है BCAD। सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, फटाफट हो गया बेटा। जितने फटाफट वाले हो ना सब चेक करो, ठीक है। कौन ज्ञान दे रहा है ABCD? प्रत्युष ABCD, अनिकेत बोल रहा है DCAB। ओके, प्रगति बोल रही है सर DCAB। क्या बात है यार, मजा आ गया फिर तो। वर्षा बोली सर अब आप तो आप ही बता दो, ठीक है चलो। मुझे एक बात बताओ पहले, किस चीज पे डिपेंड करता था सर? इस बात पे डिपेंड करता है ना कि वो बॉन्ड लेंथ जो भी अपने पास बॉन्ड है उस बॉन्ड में रेजोनेंस का क्या इंपैक्ट है। मतलब रेजोनेंस अगर होगा तो हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ छोटा छोटा होते जाएगा। इस केस में चूंकि ये सिंगल बॉन्ड के बारे में बोल रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें आएगा। डबल, इसको ऐसे भी टर्म यूज करता है, बोलेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना डेवलप हुआ, ठीक है। सेम कहानी वैसे ही। मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा केस है जहां डबल बॉन्ड किसी हाल में नहीं आएगा? सर डी, किसी हाल में नहीं आएगा। यहां तो सिंगल बॉन्ड ही हमेशा रहेगा, ये शाश्वत है। तो मतलब डी तो अपने पास सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा ही होगा, कोई समस्या अपने को नहीं है। क्या सर डी वाले में तो कोई समस्या नहीं, इसके बाद तो अपने को आसान है। कैसे आसान है कि सर ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा वो तीन तीन, यहाँ इसके साथ दो के साथ है, ये तीन के साथ है, और ये तो बहुत सारों के साथ है। तो अपने लिए हम बोल देंगे कि सर यहाँ पे रेजोनेंस कम है तो फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, है ना? सही है? या कोई अपना इसमें आपत्ति दर्ज कराना चाहता है? नहीं सर मेरा आपत्ति है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, कुछ गड़बड़ लगता है मेरे को। सही है, अनिकेत बोला बिल्कुल सही है सर। देवियों और सज्जनों, आप मेरे को ये बताइए कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी कि रेजोनेंस होगा, वो ये दोनों केस ऐसे हैं जिस केस में इसका जो लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर ही जा रहा था ना इसको रेजोनेंस कराने के लिए। इसका लोन पेयर ही था ना जो इसके अंदर में आता रेजोनेंस कराने के लिए, या नीचे वाले में जाता रेजोनेंस कराने के लिए। क्या शॉर्ट शॉर्ट हमेशा ये वाला लोन पेयर इसके कंपैरिजन में ये वाला जो बॉन्ड है उसमें ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? ये वाला लोन पेयर क्या हमेशा अंदर आएगा? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ठीक है रेजोनेंस के पास है, इसके लिए इसके पास दोनों ऑप्शन है, ये भी है और ये भी है। जाएगा रेजोनेंस, अग्री करता हूं, लेकिन हमेशा जाएगा श्योर शॉर्ट है, फोर्स्ड है। अभी थोड़ा पहले फोर्स्ड वाली जो चीज पड़ी थी, क्या ये फोर्स्ड रेजोनेंस में आता है? नहीं आता सर, ये फोर्स्ड नहीं है, ये भी फोर्स्ड नहीं है। मतलब हो सकता है कभी इसमें जाए कभी ना जाए, लेकिन ये जो लोन पेयर है इसको तो फोर्स्ड है कि इसको यहां आना पड़ेगा, इसको इधर जाना पड़ेगा, इसको घूम के इधर आना पड़ेगा। मतलब यहां तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसी हाल में आपको लाना ही पड़ेगा। यहां चाहे लाओ मत लाओ, यहां लाओ मत लाओ, कोई समस्या नहीं है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या पंगे हो गए? खोपड़े में जा रहा है यहाँ क्या पंगा हुआ? यहाँ पंगा हो गया, यहाँ पंगा ये हो गया कि इसको तो हर हाल में डबल बॉन्ड बनना ही है एक बार। ये तो बच के नहीं जाएगा, ये बच के निकल सकता है, बच के निकल सकता है। मतलब क्या हुआ कि इसको तो सबसे छोटा होना पड़ेगा और इसको सबसे बड़ा होना पड़ेगा। मतलब अपने लिए तो एक चीज क्लियर हो गई कि सबसे बड़ा डी होगा, सबसे छोटा जो होगा वो कौन होगा? सी होगा। दिख रहा है ना? कैमरा टेढ़ा है क्या? ठीक है, सबसे छोटा सी होगा, सबसे बड़ा डी होगा। इन दोनों पे बात करते हैं। सर उसका तो 3 गो है, इसका तो 6 है, मतलब ऑब्वियस है इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस जा रहा है। अब बताओ यहाँ पे कहानी क्या होगी? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। मुझे एक चीज बताओ, इस लोन पेयर को अंदर जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आसानी से मिलेगी कि यहाँ पे आसानी से मिलेगी? सर यहाँ मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इधर भी तो जा सकता था, इसको तो एक और भी चांस है इधर भी जाने का। तो ये जरूर, एक तो पहली चीज कि दोनों ना ले, और उसके बाद जब लेने भी आए तो ये भी ले ले और ये भी ले ले, दो दो पॉसिबिलिटी है। तो अपने पास इसको इधर जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? कम है।
इधर जाने की पॉसिबिलिटी, इसकी जो पॉसिबिलिटी है इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के चांसेस कम है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं भैया, सॉरी, ए और फिर बी। हाँ जी, अब बताओ किसको किसको क्या क्या कष्ट है। सर बहुत चीजें इसमें, खोपड़े में नहीं गया, नो बॉल बाउंसर गया है। हाँ, कितनों को गया, चला गया ऊपर से। सर बिल्कुल ऊपर से गया, टच ही नहीं किया। तो माथे में भी टच नहीं किया। फटाफट बोलो सब, बोलो टच नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सब ठीक है, निकेत बोल रहा है सर सब ठीक है। संचित बोल रहा है कोई समस्या नहीं है सर, अब ठीक है। प्रत्युष बोल रहा है रिपीट कर दीजिए। कौन बोल रहा है, कुंदन बोल रहा है रिपीट कर दीजिए। ठीक है, आते हैं। ये लोन पेयर इसमें हमेशा रेजोनेंस में जाएगा। इस वाले बॉन्ड को तो हमेशा डबल बॉन्ड बनना ही पड़ेगा ऑल्टरनेट करके। क्यों बनना पड़ेगा भैया, समस्या क्या है कि यहाँ फोर्स रेजोनेंस है, एरोमेटिक कैरेक्टर आता है, कंटिन्यूअस है, तो फोर्स है, तो इसमें डबल बॉन्ड तो हर हाल में लाना पड़ेगा। इसमें किसी जन्म में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, मतलब इसमें हर हाल में आएगा, इसमें किसी जन्म में नहीं आएगा। किसी जन्म में नहीं आएगा तो सबसे बड़ा, हर हाल में आएगा तो सबसे छोटा। इन दोनों पे बात करते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो इधर घूम रहा है तो घूम रहा है, कभी घूमते फिरते इसको भुलाया भटके इसका याद आया तो ये इसको अंदर लेने आएगा। ये अंदर जब रेजोनेंस आएगा तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये अंदर चला है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इधर भी अंदर चला है और इधर भी अंदर चला है। मतलब ठीक है, नहीं गया तो नहीं गया, लेकिन जब जाने को भी हुआ तो इधर भी आ सकता है और नीचे भी जा सकता था। मतलब इसकी इधर आने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, और भी कम हो गई। सिर्फ इस बॉन्ड में आने की बात कर रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। स्टेबिलिटी यहाँ उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। क्यों, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ। पॉसिबिलिटी इस लोन पेयर के या फिर इस वाले बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के चांसेस की बात कर रहा हूँ। इसमें डबल बॉन्ड आने के चांसेस करेक्ट, इसमें डबल बॉन्ड आने के चांसेस क्या है, कम है। और इसमें डबल बॉन्ड आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो अगर डबल बॉन्ड आने के चांसेस इसमें कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा, और इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा। चलेगा। हाँ बोल भाई अनिकेत, बोलो क्या कंफ्यूजन है। सर इसमें स्टेबिलिटी और उसका कोई रोल नहीं है। क्यों, स्टेबिलिटी से क्या लेना देना। तू मुझे एक बात बता, तू मुझे ये बता कि CH2 और CH3 ऐसे दे दिया मैंने, चल छोड़, CH3 छोड़ दे, मैंने CH3Cl दे दिया, ऐसे दे दिया। अब बता दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। हाँ, CH3Cl। अब ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कोई स्टेबिलिटी का लेना देना है क्या दोनों में, कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ा बॉन्ड होगा, ये छोटा बॉन्ड होगा, लेकिन स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है, स्टेबिलिटी देखेगा तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, स्टेबिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। बॉन्ड बॉन्ड लेंथ का या बॉन्ड ऑर्डर का स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलेगा। मिटा दिया, बोल। सर ये भी तो होता है कि जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है जिसका वो बॉन्ड ज्यादा लेंथ, स्टेबल कंपाउंड बनता है। फिर से बोलो। बॉन्ड एनर्जी जिसका ज्यादा होता है, हाँ, सो उसको उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, कह सकते हो, कह सकते हो, होता है। स्टेबिलिटी से तो रिलेशन आ रहा है ना सर। ओके ठीक है। अब मुझे एक बात बता बेटा, मान ले तेरे पास ऐसा कोई कहानी हो गया जिस केस में अपन ऐसा कर रहे हैं कि, चल ठीक है कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Cl, चल इसी का एग्जांपल ले लिया, CH3Cl और CH2 ठीक है। इन दोनों ही केस में मैंने क्या किया, इन दोनों के रिएक्ट कराया है मैंने HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट कराया। अब HCl के साथ अगर दोनों ही को मैं रिएक्ट कराने की कोशिश करूंगा तो मुझे दिखेगा क्या कि सर ऐसा है कि ये वाला तो रिएक्ट करेगा लेकिन ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि सर ये रिएक्ट कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या। देखो स्टेबिलिटी, एक चीज समझो, स्टेबिलिटी और एनर्जी को जो तुम रिलेट करते हो, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक फैक्टर होता है। हमेशा स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से डिफाइंड नहीं होती है,
उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर होता है हमेशा स्टेबिलिटी, वो ये एनर्जी, हम उसको बोलते भी हैं। जैसे अगर तुम देखो एक चीज ऐसे, चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बात करते हैं, शायद वो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ग्राफ बनाते हैं, मैंने एक दिन तुम लोगों को बताया था कि बेटा किसी का ऑडियो ऑन है ऑफ कर लीजिए। भाई किसी का ऑडियो ऑन है ऑफ कर ले। चलो ठीक है। अब होता क्या है कि हम बोलते हैं कि सर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो थे, जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स थे, उन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो थे उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी कम होती है। ऐसा पढ़े थे हम, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस वाले में बताओ, इस ओजोन को लेते हैं, चलो इस वाले स्ट्रक्चर को ले लिया और एक हाइब्रिड ले लेते हैं सीधे, ठीक है। अब मुझे एक बात बता बेटा, बोला तो क्या इसमें, अगर इस ग्राफ में बोलूं तो कम एनर्जी किसकी है? इसकी है, इसकी कम एनर्जी है ना। यहाँ पे मान ले बी है और यहाँ पे ए है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए, अगर आपको बोला गया कि बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है और ए की स्टेबिलिटी कम है, इस बॉन्ड के बारे में क्या ख्याल है? ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल लगता है, चलो ये बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है? सर इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो एनर्जी इसकी ज्यादा है किसकी ज्यादा है? सर एनर्जी इसकी ज्यादा है। एनर्जी बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है इसकी ज्यादा है? सर इसकी ज्यादा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बोलो। ये लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला? भाई लोग सुन लो, कोई सुन ही नहीं रहा, सब गायब हो गए। सर रिपीट कीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क इशू फिर हो से, गया। ठीक है बेटा, ये ए है ये बी है। ए जो है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो बी है ये हाइब्रिड है, ओके। ये डबल बॉन्ड है, ये 1.5 बॉन्ड है। बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। लेकिन जब अपने स्टेबिलिटी की ग्राफ बनाते हैं, एनर्जी की ग्राफ बनाते हैं हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है और इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी कम है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी का मतलब होगा उसकी स्टेबिलिटी कम। आप बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, किसी कंपाउंड की अगर एनर्जी, पूरे कंपाउंड की अगर टोटल एनर्जी या ऐसे बोले इंथैल्पी, कंपाउंड की इंथैल्पी अगर ज्यादा है या पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी उसकी कम है। इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये नीचे है ये ऊपर है, बावजूद इसके ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को तो बोलोगे सर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी उसकी कम, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए और इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। लॉजिक समझ में आया मैंने क्या दिया? यस सर। तो क्या ये वैलिड है? नो सर, वो डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं वैलिड है। अब सुनो, वहां पे और यहाँ में क्या फर्क है? वहां पे और यहाँ में बस देखो, अब यहाँ समझाता हूँ, वहां समझ में आ जाएगा। उस इस केस में पूरे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, पूरे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। उस वाले केस में मैं एक एक बॉन्ड के बारे में पूछ रहा था, बॉन्ड, यस सर। एक बॉन्ड एक बॉन्ड। इस वाले केस में भी मैंने जो प्रूफ करके दिखाया वो एक बॉन्ड और एक बॉन्ड के बारे में प्रूफ करके बताया। मैंने ये नहीं बताया कभी कि सर इस पूरे के बारे में आप इस वाले बॉन्ड को छोड़ के आगे बढ़ गए थे। उस केस में जब स्टेबिलिटी की बात करते थे तो हम पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते थे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आप स्टेबिलिटी को जब भी कंपैरिजन करते हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से रिलेट नहीं होती है। ये ध्यान रखना हमेशा, कभी मतलब ये नहीं कह सकते कि सर इसकी एनर्जी ऐसी है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, नहीं होती है। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर वर्क करता है, वो कुछ मतलब थोड़े बहुत काइनेटिक फैक्टर्स आते हैं, थोड़े बहुत अदर फैक्टर्स भी वर्क करते हैं, जिस वजह से हमें स्टेबिलिटी को, ऐसे भी पढ़े होगे ना वो इक्विलिब्रियम पढ़े हो ना फिजिक्स में, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वहां पे क्या होता यस। है, इक्विलिब्रियम दोनों ही होता है, स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है। दोनों देख के लगता है कि तो देखो दोनों ही कहानी सेम है, लेकिन दोनों में अगर तुम देखोगे तो एक अनस्टेबल है जिसको थोड़ा सा भी अगर आपने थोड़ा सा भी इंपल्स दे दिया, थोड़ा सा भी अगर उसमें चेंज कर दिया तो उसकी एनर्जी हमें बहुत ज्यादा दिखने लगती है। तो कुछ कहानी वैसी यहाँ पे भी होती है कि आप डायरेक्टली एनर्जी के साथ हमेशा कोरिलेट नहीं कर सकते हैं स्टेबिलिटी को, ठीक है। थोड़े बहुत काइनेटिक फैक्टर्स भी वर्क करते हैं, थोड़े बहुत उनके स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी वर्क करते हैं। चलेगा? ये जो क्वेश्चन पूछा था वो क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलो ठीक है यार, बहुत लोगों ने क्वेश्चन, एक सेकंड जाओ, चलो ठीक है ओके। तो यहाँ तक कहानी था।
मतलब रेजोनेंस से रिलेटेड, रेजोनेंस के कहाँ कहाँ यूजेस हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या करते हैं रेजोनेंस का यूज करके, कैसे कैसे स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपना काम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, कुछ चीजें हैं जब अपन दोनों तीनों इफेक्ट पढ़ लेंगे तब लास्ट में देखेंगे। जैसे मैंने एक चीज है जो इसमें छोड़ी है वो अभी बता दे रहा हूँ मैं। जैसे जो अपन स्टार्ट में पढ़ रहे थे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, उसके बहुत सारे केसेस भी बनते हैं बट वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए अपन बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज है? ठीक है, देखो पहली चीज कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ लगता है। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ लगता है तो ध्यान रखिएगा, कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन, डबल बॉन्ड, कार्बोकेटायन, डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, ये तीन केस ही ऐसे हैं जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है। डबल बॉन्ड, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल। ठीक है, पहले पॉइंट है वर्क्स बिटवीन कार्बोकेटायन, डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, दूसरी चीज कि अब ये होता क्या है भैया हाइपर कॉन्जुगेशन? तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है ना, एक तरीका का रेजोनेंस ही है, लेकिन एक तरीके का रेजोनेंस है, रेजोनेंस से हट के क्यों है, इसका एक और भी कॉमन नेम है, इसको एक और भी नेम से जानते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट। एक साइंटिस्ट साहब के नाम पे है ये, बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा रेजोनेंस है, ये एक ऐसा रेजोनेंस नहीं बोलो, एक ऐसा इफेक्ट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक लौता ऐसा इफेक्ट है जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में काम करता है। रेजोनेंस जो हमने देखा वो सिर्फ पाई में चलता है, वो सिग्मा से उसका लेन देन नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई बॉन्ड होगा, जो भी होगा पाई होगा, उसमें सिग्मा से कोई मतलब नहीं है। ये अकेला इकलौता ऐसा इफेक्ट है जो सिग्मा और पाई को कोरिलेट करता है, इसके अलावा कोई ऐसा इफेक्ट नहीं दिखेगा जो सिग्मा और पाई के बीच में काम करता हो। ठीक है, तो वर्क्स बिटवीन सिग्मा एंड पाई। ठीक है, सिग्मा या पाई बॉन्ड लिख लो या नहीं भी लिखो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक अकेला ऐसा इफेक्ट है जो वर्क करता है सिग्मा और पाई के बीच में। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, तो इसकी फंक्शन कैसे है उस पर बात कर लेते हैं, और ये क्या करता है, किस तरीके से स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास कोई एक कार्बोकेटायन है CH3 CH2 पे प्लस, थोड़ा सा इसको हम ऐसे बना लेते हैं, CH3 H H H CH H, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब बोला गया कि भाई साहब बताइए इसमें कैसे वर्क करेगा ये, भाई साहब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम बोलते हैं, कभी बना के नहीं देखना, बस बोलते हैं, इसको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं। करता क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, बोलता क्या है कि कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान रखना, कुछ ऐसा होगा कि ये वाला जो कार्बन है वो अपना हाइड्रोजन जो है वो निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ H+। ये वाला जो कार्बन है अपना हाइड्रोजन निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ H+, तो ये क्या बन जाएगा भैया सर, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का, C, दिख रहा है ना, हाँ, C माइनस H, ये C H और इस पे प्लस, और ये माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो हुआ क्या, इसके H+ के निकलने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक रेजोनेंस एग्जिस्ट कर गया, माइनस प्लस मिलके एक डबल बॉन्ड बना दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये एक ऐसा इफेक्ट है जो पार्शियल रेजोनेंस है या काइंड ऑफ रेजोनेंस है। ठीक है, अब इसने स्टेबिलिटी कैसे दी सर, ऑब्वियस है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पहले था वो इस केस में क्या हो गया, न्यूट्रल हो चुका है। मतलब कभी अगर पॉजिटिव कहीं से बाहर निकल जाता है मतलब उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ये समझ में आया पूरी कहानी कैसे हुई? आपको ये मत बोलना कि सर आपको ये कैसे पता था कि आप H+ यहाँ से एक निकाल ही दोगे, आप एक ही H+ निकालोगे, आप और H+ नहीं निकाल सकते। उस पर आएंगे दोबारा कि इसमें क्या कहानी है, बट इसके अलावा कोई दिक्कत है कि ये प्रोसीजर हुआ कैसे और ये स्टेबिलिटी कैसे पाया, इसने स्टेबिलिटी कैसे पाया, इसमें कोई समस्या है? H+ को इसने लूज किया, काम खत्म, H+ को लूज किया, डबल बॉन्ड बन गया, अपने पास स्टेबिलिटी आ गई। अब बात ये आती है कि सर इसमें स्टेबिलिटी मतलब अगर यहाँ पे H है इसको बदल दे या यहाँ पे कोई चेंजेस कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इस H को बोलते हैं, ध्यान रखना,
ये जो तीनों ही H है, इस कार्बोकेटायन के हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ, उससे कोई लेना देना नहीं। एक है कि दो है कि पांच, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब इस बगल वाले कार्बन से। एक अगर ये 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन लूज कर सकता था, 2 हाइड्रोजन होता तो 2 हाइड्रोजन लूज करता, 1 हाइड्रोजन होता तो 1 हाइड्रोजन लूज करता। अच्छा, जितना लूज करता उतने बार ये बनने के चांसेस बनते, जितना ही ये लूज करता उतने ही बार ये बनने के चांसेस बनते। इसका मतलब क्या है कि जितना ये हाइड्रोजन लूज करेगा उतने टाइम्स इसके न्यूट्रल होने के चांसेस बनेंगे, और उतने टाइम इसके न्यूट्रल होने के चांसेस बनेंगे, इसका मतलब है उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कोई समस्या है किसी को? कोई समस्या है किसी को कि सर जितना बार ये हाइड्रोजन निकलेगा, जितनी पॉसिबिलिटी होगी इस हाइड्रोजन को निकलने की, उतनी ही ज्यादा इस कंपाउंड की क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं सिंपली बोलता हूं एक स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान रखो कि कार्बोकेटायन के बगल वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन है उसका नंबर जितना ज्यादा होगा, कार्बोकेटायन के बगल वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसका नंबर जितना ज्यादा होगा, उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कोई ये बोल सकता था सर अब कार्बन आयन क्यों नहीं आया? बिल्कुल, अब कार्बन आयन तुम सोच सकते हो क्यों नहीं आया। अगर यहाँ माइनस लेते, कार्बन आयन लेते, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन H माइनस बन के निकलना बहुत मुश्किल है। H प्लस तो निकल जाएगा, H माइनस बहुत मुश्किल है, तो ये पूरा प्रोसेस ही नहीं जाएगा, पूरा प्रोसेस नहीं जाएगा, तो खेल खत्म। दूसरी चीज कोई बोल सकता था सर सिग्मा और पाई आपने कैसे बताया? तो बेटा ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा है, और जब इसमें कन्वर्ट होके आ गया तो ये क्या बन चुका है, पाई। देखो ये जो सिग्मा है ये किस में कन्वर्ट हो गया है, पाई में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए हम इस इफेक्ट को बोलते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन बोलते हैं, या सिग्मा पाई के बीच का रिलेशन वाला इफेक्ट बोलते हैं, या फिर चूंकि रेजोनेंस हो रहा है तो हम इसलिए बोलते हैं ये एक तरीके का रेजोनेंस भी है। नहीं समझ में आया, पार हो गया? कितनों को पार हो गया ऊपर से? चलो ठीक है, वर्षा बोल रही सर पार हो गया। चलो ठीक है, फाइन, ओके। मैं इस स्टेप को मैं दोबारा समझाता हूँ, इस ऊपर वाले को मिटा के। बस ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि कार्बोकेटायन डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल में काम करेगा और सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में काम करता है, ठीक है। चलो देखो, देखो यहाँ पे ये कहानी आपको पहले से दी हुई थी। ये कहानी क्या दी हुई है कि सर CH3 है, CH3 और CH2 पे प्लस है, ठीक है। हो क्या रहा है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है। कार्बन के पास होमोलिटिक फिजन, बताया था होमोलिटिक फिजन बराबर का बंटवारा नहीं है, तो H प्लस बन के बाहर और C माइनस बन गया यहाँ पे। अब ये C माइनस और प्लस मिलके क्या बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ से H प्लस भाई साहब जो है वो बाहर हो चुके हैं। अब ये डबल बॉन्ड बन गया है, तो एक बात बताओ कि एक बार ये पॉजिटिव चार्ज है इस स्पीसीज पे और एक बार ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव हो रहा है न्यूट्रल हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है न्यूट्रल हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है न्यूट्रल हो रहा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। न्यूट्रल की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यही स्टेप होता है जिस वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी आ जाती है, वो अपना H प्लस को लूज कर देता है और उसके पास डबल बॉन्ड बन जाता है, खेल खत्म। ये जो पहले जो CH बॉन्ड था ये कौन सा था, सिग्मा था। बाद में ये जो एक्स्ट्रा जो बाद में बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना है, पाई, H प्लस के जाने के बाद, इसलिए रिलेशन कौन सा हो गया, तो सर रिलेशन हो गया सिग्मा पाई।
दूसरी चीज, तीसरी चीज कि जितना अधिक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, अगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 बार लूज करने के केस है, एक बार हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा तो एक ही बार करेगा, 2 होगा तो 2 बार कर सकता है, 3 होगा तो 3 बार कर सकता है। मतलब क्या है कि इसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे इस वाले कार्बन के पास, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये लूज करके डबल बॉन्ड बना ले। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन पे जितना अधिक होंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी है इस कंपाउंड की, इस स्पीसीज की स्टेबिलिटी की। कोई समस्या है यहां तक? ये समझ में आया स्ट्रक्चर? ये पूरी कहानी समझ में आई? पार कर गया? देखो इसमें क्या है ना कि डायरेक्टली मैं लिखा था कि देखो ऐसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, बट मैं नहीं चाहता क्योंकि तुम स्टेप वाइज जाओ, तुम समझो इस चीज को कि होता कैसे है। नहीं समझोगे तो समस्या, वरना मैं बोलता सीधे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अधिक, स्टेबिलिटी अधिक, खेल खत्म। बोलते सर पता नहीं क्या हो गया। चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। जिसको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट स्टेप में जब अपन आएंगे, जब स्टेटमेंट लिखवाऊंगा तो कैसे समझना है इसको, इतना समझने की जरूरत भी नहीं है, कभी इतना पूछता नहीं है वो, सिंपल सा पूछेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से काम खत्म। ठीक है, अब देखो यहां जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उतनी अधिक स्टेबिलिटी है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये जो 3 हाइड्रोजन हैं, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये 1, ये हाइड्रोजन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों ही को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, ध्यान रखो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना अधिक होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका मैं बता दे रहा हूं फटाफट। देखो इसमें किसी को कोई समस्या है कि सब समझ में नहीं आया? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब हुआ कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो ये तरीका तुम्हें समझा दिया कि हुआ कैसे। अब अल्फा हाइड्रोजन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ज्यादा मारामारी करने का जरूरत नहीं है। जितना अधिक अल्फा हाइड्रोजन उतनी अधिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे बताएंगे? ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? पहला पॉइंट, देखो स्टेटमेंट पढ़ लो फिर मैं समझाता हूं। बोलता है अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, सिंपल सा है, देखो कुछ नहीं यार, कुछ समझना ही नहीं, कुछ दिमाग ही नहीं मारना, ये बस ध्यान रखो। sp2 कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होगा उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। sp2 बगल, sp2 वाला जो कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है, उसके बगल वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा जो भी हाइड्रोजन होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरी चीज कि जो उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन था वो कार्बन कंडीशन है कि वो हमेशा sp3 ही होना चाहिए। पिछले वाले केस को देखो फटाफट, यहाँ पे CH3 CH2 पे प्लस, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कैसे पता है sp2? 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, फटाफट चेक करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे sp2। ठीक है, कैसे sp2? 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो sp2 कार्बन जो होगा उसके बगल वाला कार्बन H attached to adjacent carbon having sp2 hybridization। H attached to adjacent carbon, ये adjacent carbon है sp2 वाले के बगल में, उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है। एक कंडीशन हमेशा है कि ये जो होगा ये हमेशा sp3 होना चाहिए। sp2 कार्बन के बगल वाला जो sp3 कार्बन है उससे जो जुड़ा हाइड्रोजन है उसी को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, खेल खत्म। sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 sp2 कार्बन के बगल वाला जो sp3 कार्बन है उससे जुड़ा हाइड्रोजन जो कहलाएगा उस वही होगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, स्टेटमेंट याद रख लो। नहीं स्टेप समझ में आता कि कैसे हुआ था रेजोनेंस, क्या हुआ था, तो कोई मारामारी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलेगा।
एग्जाम्पल करते हैं और मुझे बताओ, किसको स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे बताओ कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, डायरेक्टली यही बताना चाहिए था बट ठीक है, स्टिल कोई बात नहीं। चलो इसको हटा रहा हूं मैं। बताओ फटाफट तीनों केस में कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जल्दी जल्दी। बेटा एलाइलिक नहीं होगा ना, एलाइलिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके बगल वाला फिर एलाइलिक हुआ तो sp2 हो गया ना। शुभांगी बोल रही है सर एलाइलिक हुआ तो, बेटा मेरी ये एलाइलिक हो गया तो ये कार्बन क्या sp2 रहा, अब सॉरी sp3 रहा क्या, नहीं रहा ना sp3। बोला तो था कि जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है भैया सब में, ओके ठीक है फटाफट। इसमें कितने हैं सर, ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp3 है। sp2 के बगल वाले जो भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उससे जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ 3 यहाँ 3, तो टोटल कितने हो गए 6। यहाँ पे कितने हैं सर, ये sp2 ये sp3 ये sp3 ये sp3, 3 3 3 3 3 3, टोटल कितने हो गए 9। यहाँ पे टोटल कितने हुए 3। कोई समस्या है, 6 9 3, फटाफट बताओ कोई समस्या है किसी को। कोई समस्या किसी को, इस पे ध्यान दो, पिछला वाला नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। अपने को अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आना चाहिए, पॉइंट ये है। वो कैसे होता है क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन पे ध्यान दो। sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है वही कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। फिर बोल रहा हूं, sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब थक गया, अब नहीं बोलूंगा। sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन, ये दोनों ही sp3, sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है, और क्या। अब कितना बोलूं भाई, चलो ठीक है। इसमें किसी को समस्या है, ये कैसे आया 6 9 3, नहीं आया, नहीं कोई समस्या नहीं है, फटाफट चलो दूसरा एग्जांपल। यार क्या कर दिया या। चलो ठीक है, इन दो मत हटाओ हटाओ। ए और बी में बताओ कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है। फिर से बोल रहा हूं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। शुभांगी ने बस सही आंसर दिया अभी तक, संचित ने सही आंसर आधा दिया है, सब नालायक हैं। ये sp2 है ये क्या sp2 है दोनों सर, सॉरी sp3 है क्या ये दोनों, नहीं सर sp2 है। मैं क्या बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, sp2 के बगल वाला sp3, sp2 के बगल में ये sp2 काउंट नहीं करेंगे, sp2 के बगल में sp2 काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं सर, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही जो sp2 के बगल वाले ये दोनों थे, ये दोनों भी तो sp2 हैं सर, sp2 से काउंट कहाँ करेंगे हम, नहीं करेंगे। यहाँ पे बात करो, ये अपने पास क्या है sp2, ये जो है ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, लेकिन तीनों से जुड़ा एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा 0। खोपड़ा में गया कि पार कर गया। कोई ऐसा है जिसको ये बाउंसर चला गया, सब समझ में नहीं आया,
अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। सर हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, चलो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, ये sp3 है क्या? नहीं है। ये sp3 है क्या? नहीं है। खेल खत्म। ये sp2 कार्बन था, इससे जुड़ा हुआ ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तीनों sp3 है। इससे जुड़ा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, मतलब तीनों ही sp3 से जुड़ा हुआ, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें? अल्फा हाइड्रोजन 0। और इसके तो बगल वाले ही जो दोनों कार्बन है वो sp2 है, sp3 तो है ही नहीं। sp2 के अगल बगल वाले क्या है? sp2 ही है। हमको क्या चाहिए? sp3। अब गया भेजे में? हाँ सर गया। पक्का? कौन बोल रहा है बेटा? सर अच्छा। ठीक है, ओके। चलो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा ये कि sp2 के बगल में sp3 वाले sp3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जो है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि भाई साहब हाइपर कॉन्जुगेशन का फंडा ये है कि जितना अधिक अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना अधिक अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, बस खेल खत्म। अपना इतना ही से मतलब है, अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से स्टेबिलिटी बताना है अपने को। बताइए तीनों की स्टेबिलिटी फटाफट बेटा जी। तीनों का स्टेबिलिटी बताओ फटाफट। ओके, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दो। अल्फा हाइड्रोजन इसको नहीं समझ में आया था, फिर से बोल रहा हूँ। sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन जो sp3 है उससे जुड़ा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये sp2 कार्बन है, इससे जुड़ा कार्बन कौन है? ये। और ये sp3 है, कोई समस्या नहीं है। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। इससे कितने हैं? 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। 3 यहाँ और 3 यहाँ। इससे जुड़े हुए कितने हैं? ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, तो कितना हो गया? 9 अल्फा हाइड्रोजन। कोई समस्या है किसी को? सर इसमें सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर उसकी, मतलब C, फिर B, फिर A। कोई समस्या? सारी जनता से पूछ रहा हूँ, किसी को सर इसमें समझ में नहीं आया, क्या खोपड़ी लगा है? सबको पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है जिसके दिमाग में नहीं गया सर, ये खोपड़े में नहीं गया, बाउंसर नोबल जा चुका है, पिछला वाला को नहीं भी याद हो कि सर सिग्मा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? छोड़ दो, छोड़ दो, जान दो, ऊपर जान दो, कोई बात नहीं है। यार इतना लंबा चौड़ा क्या लिख के भेज रहा है भाई? प्रतिशत मेरा पूरा स्टेटमेंट लिख के बोल रहा है। ठीक है, डन है। ओके, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखो सीधा। ठीक है, ये कितना डिग्री का कार्बन है?
3 डिग्री का। ये कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। मतलब कार्बोकेटायन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री स्टेबिलिटी। अब ये भविष्य में मैं सीधे बोलूंगा कि कार्बोकेटायन में 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा, 2 डिग्री की कम, 1 डिग्री की सबसे कम। बोलूंगा तो कोई रोना गाना मचाएगा कि सर हमको समझ में नहीं पता, हमको नहीं आता है। अब बता सकते हो कि क्यों होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री के नॉर्मल सिचुएशन में। आपको ये मत बोलना सर यहाँ पे बनाओ ना, उसकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है, उस समय रोना गाना नहीं मचाना सर, फिर से बताओ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मचा लेना भाई, कोई बात नहीं। ओके, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 3 जगह देखेंगे, डबल बॉन्ड, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल। नेगेटिव चार्ज में नहीं देखते, ध्यान रखना इस चीज को, बता भी दिया था क्यों नहीं देखते। ओके, चलेगा? कोई समस्या इसमें किसी को? अभी तक तो नहीं है। हाँ जी बताइए, तीनों फ्री रेडिकल दे दिया, कौन कौन सा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कीजिए फटाफट। ए बी और सी में स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कीजिए। जैसे कार्बोकेटायन चलता है वैसे फ्री रेडिकल चलेगा, आंख बंद करके, कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे कार्बोकेटायन वैसे फ्री रेडिकल, सेम एज कार्बोकेटायन। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन बिल्कुल एक जैसे चलते हैं, कोई लोड ही नहीं है अपने को। ओके, तो अनिकेत बोल रहा है सर ACB। प्रत्युष का आंसर ACB, संचित बोल रहा है ACB। भाई और जनता बोल रहा हूँ, अबे सब आंसर भेजो तो पहले, मैं दूं बताऊंगा ही नहीं, आगे बढ़ूंगा ही नहीं। सब आंसर भेजो पहले। क्या है फर्जी सा क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते? 3 सुरभि, प्रगति, श्रेया, और सबके आंसर कहाँ है? पहले सब भेजो, बढ़ूंगा ही नहीं आगे मैं। भेजो सब आंसर पहले, नालायक सब। शिवानी, वर्षा, अबे यार हट। शिवानी, वर्षा, और कहाँ है? सबका आंसर चाहिए। कुंदन, हाँ देखो, लेखिका बोले सर क्वेश्चन रिपीट करो। स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कीजिए भाई, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। रजिया, हर्ष, एक तू पढ़ ले प्रत्युष, टाइपिंग करते रहता दिन भर। हो गए सारे का? मैं नाम लूँ एक का? लेखिका, BCA। गड़बड़ा गए लेखिका। बेटा एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था? जैसे आपको ट्रीट करना कार्बोकेटायन को वैसे ट्रीट करो इसको, ठीक है? इसको मान लो कार्बोकेटायन sp2, ऐसे फ्री रेडिकल का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कार्बोकेटायन? क्योंकि तुमको बोलूंगा sp2 तो तुम रोना मचाओगे। ठीक है, चलो। तो ये sp2 कार्बन है, इससे जुड़ा sp3 कार्बन से जुड़ा, इससे जुड़ा जो sp3 कार्बन है वहां पे जितने हाइड्रोजन है वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये sp3, ये sp3, sp3, 3 3 3 कितने हो गए? 9। इससे क्या जुड़ा? कोई sp3 है? नहीं है सर। तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे सर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कोई समस्या है किसी को? सर सबसे अधिक इसमें तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर मिथाइल। कोई समस्या है किसी को? 3 डिग्री, अरे सॉरी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ध्यान दो बस, ठीक है? ओके, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल। कोई समस्या है? चलो ठीक है, बढ़े आगे।
बड़े। ओके, अब ये जो हाइपर कंजुगेशन है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। वो इंपॉर्टेंट रोल है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स डिफाइन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बहुत बार इससे पूछे गए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ये एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बताने में काम आता है। कैसे? बिल्कुल वैसा ही नियम, वही नियम। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। ठीक है, चलो एग्जांपल करते हैं। दो एल्कीन दे दिया आपने को, एक एल्कीन ये है, एक एल्कीन ये है। बोला कि बताओ दोनों के, दोनों में बताओ कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अल्फा हाइड्रोजन पहचानने का तरीका, sp2 से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन जो भी है उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ये दोनों sp2 हाइड्रोजन, ये दोनों sp2 कार्बन है, इससे जुड़ा ये दोनों कार्बन क्या है? sp3 कार्बन। इन पे कितने हाइड्रोजन है भैया? 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। फटाफट बताओ कि वो समझ में नहीं आया सर, फटाफट बोलो किसको समझ में नहीं आया। रिपीट कर रहा हूं मैं, sp2 दोनों ही है, इससे जुड़ा जो भी कार्बन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन, वो कार्बन sp3 अगर है तो उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। sp2 के बगल का sp3 कार्बन, इससे जुड़ा 3, sp2 के बगल का sp3 इससे जुड़ा 3, टोटल होगा 6। किसी को कष्ट है इसमें? नहीं है। इसमें क्या है? sp2 से जुड़ा sp3 ये है, sp2 से जुड़ा, सॉरी sp2 से, हाँ यार मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। sp2 से जुड़ा हुआ sp3, इस पे कितने हाइड्रोजन? 2। sp2 से जुड़ा ये sp3, इस पे कितने हाइड्रोजन? 2। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 4 अल्फा हाइड्रोजन हुए। कोई समस्या किसी को? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। मतलब स्टेबिलिटी क्या है? ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है। हो गया? अच्छा, सिस ट्रांस पढ़े हो क्या? कोई एक बताओ मुझे, सिस ट्रांस पढ़े हो क्या? संचित बोल रहा है पढ़े हैं। देखो बहुत सारे ऐसे बोलते हो पढ़े हैं, और बाद में पता चलता है, पूछता हूँ तो सही में पढ़े हो या फिर, देखो कोई अकेले पढ़ा हो अलग बात है, मतलब जो जिन सर ने भी पढ़ाया था उन्होंने पढ़ाया है, तो क्लास में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये पॉइंट है। कोई ऐसा जो नहीं पढ़ा है सिस ट्रांस? ठीक है, तो अल्कीन्स की स्टेबिलिटी डिफाइन करने का ये तरीका हो गया अपने पास कि जिस केस में भी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये क्लियर है? अरे भाई नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन का सिस ट्रांस नहीं, इसमें सिस ट्रांस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आइसोमरिज्म में सिस ट्रांस पढ़े हो? क्योंकि मुझे जहां तक याद है ना, किस मतलब शायद शुभांगी ने या किसी ने बोला था मुझे कि सर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं पढ़ा है। हाँ शुभांगी ने बोला था मुझे। नहीं नहीं पढ़े हो, ठीक है फाइन, छोड़ो रहने दो। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखना कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिस केस में ज्यादा होंगे वहां पे हम बोल सकते हैं कि उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। चलेगा? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, एक और एग्जांपल फटाफट। चलो यार कोई फायदा नहीं, ठीक है चलो फाइन। बता इन दोनों केसेस में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? देना कुछ और चाहता था बट नहीं दे रहा हूँ, छोड़ो। आज की सभा समाप्त करने का मूड होने लगा मेरे को। हाँ ठीक है, रजिया बोले सर रहने दो। हाँ बेटा बिल्कुल, मेरा भी मूड हो गया, ठीक है यार। बहुत हो गया लगता है।
अरे भाई दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम है, ठीक है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी कितने हैं 4, और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो कितने हुए, यहाँ और यहाँ, इस पॉइंट को देखो, दोनों को देखो, इसको और इसको, टोटल हो गए 4, यहाँ इसको और इसको देखो कितने हो गए 4, ठीक है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम है। लेकिन एक कहानी यहाँ चलती है, वही स्ट्रेस स्ट्रेन वाली, और उसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। चलो सर मतलब वो स्ट्रेन की वजह से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है? बेटा स्ट्रेन की वजह से ऐसा है कि देख, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आइडियली होना कितना चाहिए था, 90 डिग्री यस या सर। 120 डिग्री, 120 90। डिग्री, 120 होना चाहिए था ना बेटा, अच्छा sp2 हाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा ना। हाँ सर 120 हाँ। हाँ ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये देखो, ये मतलब बिल्कुल ये सिमेट्रिकल बनता है, मैंने ऐसे बना दिया, मतलब ये नीचे में भी वैसा ही बॉन्ड होगा, ये मत बोलना सर ये 90 आपने बनाया, ठीक है। ये वाला जो होना चाहिए भी 90 होना चाहिए था, ये सॉरी 120 होना चाहिए था, यस सर। लेकिन 120 से ज्यादा तो होगा, मतलब ये हाँ 90 से ज्यादा होगा और 120 से कम होगा, हम्म, तो 120 के ज्यादा करीब कौन है, ये है या ये है, ये वाला ये वाला, सॉरी 100, हाँ 120 के ज्यादा करीब कौन है, ये वाला है, मतलब 120 के करीब है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें स्ट्रेन जो होगा वो कम होगा, स्ट्रेन कम कम होगा तो हो। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी, यस ठीक है। चलो ठीक है, लगता है हो गया, बहुत हो गया। सर हाँ बेटा बोलो। सर स्ट्रेन वाला केस समझ नहीं आया, एक बार फिर से सर क्लियर एक बार बताइए ना, कैसे स्ट्रेन ज्यादा हो जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। नाम बताओ पहले, नाम सर बताओ। लेखिका। अच्छा लेखिका, ठीक है, ठीक है, मुझे कुछ जुगाड़ करने दे बेटा स्ट्रेन बताने के लिए मैं चश्मा कहाँ गया, हाँ ठीक है। देखो एक कंपाउंड बनाता हूँ मैं, देखो आज की सभा समाप्त है, ठीक है, जितना सिलेबस, जितना ये तुम्हारा नॉर्मल मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन तक जितना पढ़ा था उतना मैंने बता दिया है, क्वेश्चंस भी काम करा दिए हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में अपन आएंगे जब तीनों मर्ज होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस, तो उसके जेई के क्वेश्चन जो है उस पर जो करने होंगे वो अपन कर लेंगे, ठीक है। तो रेगुलर क्लास वाइज अभी की सभा हम समाप्त कर रहे हैं, जिसके डाउट्स हैं, जिसके रिगार्डिंग कोई भी चीज पूछना है वो पूछते रहो, वो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। रेगुलर क्लास के वाइज क्लास खत्म है। हाँ दूसरी चीज कि फिजिकल केमिस्ट्री क्लास होगी, जो लोग नहीं किए सॉल्यूशन का क्लास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो वो लोग आ जाना, ध्यान रखना, जो लोग पढ़े हो नहीं भी आओ तो ठीक है, शोर चॉइस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट ये है कि ना बाद में देख लेना एक बार कि क्या चल रहा है फुर्सत में। चलो ठीक है, यहाँ बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन की। हाँ लेखिका बेटा ऑडियो ऑन कर लो। यस सर। हाँ बेटा बताइए, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 है, कोई समस्या किसी को? नो सर। नहीं है बेटा, sp3 जब है तो इसका बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था आइडियली? 90। sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है जल्दी बताओ, सॉरी सर। sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा sp का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। यस सर। sp2 का क्या होता है? ट्राइगोनल। sp का लीनियर, sp2 का होता है भैया ट्राइगोनल प्लेनर, और sp3 का हाँ होता है अपने पास ट्रेन टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल, सॉरी सर। हाँ टेट्राहेड्रल में ये जो एंगल होता है ये 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट दोनों ही बोल सकते हो, मैं पॉइंट में बात करता हूँ, तो 109 लगभग 109.5 डिग्री, ठीक है, इतना होता है। अब बताओ, जिस मान लो दो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का एंगल जो 109 डिग्री 109.5 डिग्री होना चाहिए, आइडियली इतना होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए, मैं उसको जबरदस्ती खींच के ऐसे मोड़ दूं, मान लो ये जो चश्मे का ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो स्टैंड है, ये आइडियली सीधा होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री होना चाहिए, मैं इसको जबरदस्ती मोड़ूंगा तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा?
घटाऊंगा, घटाएंगे। ठीक है। तो एक तरीके से जब मैं इसको मोड़ रहा हूँ तो मैं इसमें क्या जनरेट कर रहा हूँ, स्ट्रेन जनरेट कर रहा हूँ, तनाव जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके वजह से उस चीज की जो भी चीज है आपके पास, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में आप कोई चीज ले लो या फिर यहाँ कंपाउंड्स के बारे में बात कर लो, तो ये जो होना चाहिए था एंगल, ये होना चाहिए था 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में चूंकि ये 4 लाइन से जुड़ के बना है, मान लो 4 बॉन्ड ऐसे ऐसे भी हैं, अब इसको तो तुम अलग कर नहीं सकते हो, तो इसके वजह से ये जो 4 बॉन्ड्स है, इसके वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसे है, स्क्वायर टाइप से है, और स्क्वायर की वजह से ये एंगल जो है, ये मजबूरी में इसको रहना पड़ रहा है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री इसको रहना पड़ रहा है, लेकिन ये रहना कितने एंगल में चाहता है, 109 डिग्री 28 मिनट में रहना चाहता है। तो बताओ बेटा कि क्या ये हंसी खुशी ऐसे रहना चाहेगा? नहीं सर, नहीं रहना चाहेगा। और जब ऐसे No, नहीं रहना चाहेगा, तो ये ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड के बीच में जो ऐसे मुड़ने की वजह से जो यहाँ पे स्ट्रेन आया, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेन क्या होगा, काफी ज्यादा हो गया। जितना ये 109 डिग्री 28 मिनट के पास आएगा, जितना ही पास आएगा, बॉन्ड स्ट्रेन कम होते जाएगा। मैं इस फ्रेम को जितना ही मोड़ूंगा, ज्यादा मोड़ूंगा तो वो अलग बात है, गड़बड़ हो जाएगा, तो ये जितना मोड़ूंगा ये उतना ही स्ट्रेन होगा, ये जितना पास लेते जाऊंगा उतना ही स्ट्रेन कम होते जाएगा, उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा। मतलब ये 109 डिग्री 28 मिनट के जितना पास आएगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उससे जितना दूर जाएगा स्टेबिलिटी कम होगी। इसी वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब एक बात बताओ, 60 डिग्री एंगल कभी पॉसिबल, मतलब खुशी खुशी रह पाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन? एक कहाँ 109 डिग्री, कहाँ No, 60 sir. डिग्री, तो इस वजह से ये नहीं रहना चाहता। फिर इसमें एक स्पेशल तरह का इफेक्ट आता है जिसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, बाद में आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दोगे तो इसमें एक नया तरह का इफेक्ट आता है, उसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। और ये एक ऐसी चीज है जो एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इन सबको पीछे छोड़ते हुए इसके स्टेबिलिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ाती है। छोड़ो, जो भी बोला वो अलग बात है, पॉइंट इतना सा है, इसको हटाओ। ये जो चीज बनी इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। चलेगा? स्ट्रेन समझ में आ गया? स्ट्रेन सर क्या चीज? ऐसा सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ही होता है या फिर और भी हाइब्रिडाइजेशन के साथ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सही बात है सर, sp3 के साथ ही होगा क्या? चलो ठीक है। डबल बॉन्ड बना दिया बेटा। होना कितना चाहिए था ये? यस सर। 120 डिग्री। खुशी खुशी रहता है 120 डिग्री पे। sp2 Yes, हाइब्रिडाइजेशन है ना ये? यस है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 90 डिग्री। खुश रहेगा बेटा कभी भी? 90 डिग्री नो है, खुश सर। रहेगा? ठीक है, नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी स्ट्रेन है। इस एंगल को मैं जितना 120 के पास लेके जाऊंगा उतना ही इसका स्ट्रेन रिलीज होते जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ते चली जाएगी। लेकिन फिर 120 से बढ़ाऊंगा तो भी वही कहानी हो जाएगा, फिर इसमें स्ट्रेन आते जाएगा। मैं इस फ्रेम को इतना पे रखूं तो ठीक है, चाहे ऊपर लेके जाऊं चाहे नीचे लेके जाऊं, स्टेबिलिटी इसका क्या कर रहा हूं, डिस्टर्ब कर रहा हूं। सेम कहानी इसके साथ है, 120 से कम जाओगे तो भी समस्या, ऊपर जाओगे तो भी समस्या। इसीलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में हम बोलते हैं कि 5 और 6 तक का रिंग तो खुशी खुशी रहता है, लेकिन 6 से ऊपर जाना और 5 से नीचे जाना फिर स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना होने लगता है, ठीक है। 5 और 6 में भी क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो बोर्ड से लेता है, बोर्ड से लेने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, 109 डिग्री 28 मिनट बन जाता है। पेंटेन जो है वो एनवेलप से लेता है, वहां पे भी वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेता है अपने एंगल बना के 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन जब उसके नीचे या उसके ऊपर जाते हो तो कहानी बदल जाती है। चलेगा? यस सर। हाँ जी, और किसी को कोई समस्या? आज जितना पढ़े उसमें से बताओ कोई समस्या है? सर खोपड़े उपड़े में नहीं गया, ऊपर चला गया, मैं तो थक गया हूँ यार सही में आज। सर बोल बेटा। सर हम आपसे सर वो पूछना चाह रहे थे सर, एलिसाइक्लिक सर कार्बन वही होता है ना जो सर sp2 के बगल में होता है और वो sp3 एलाइलिक। एलाइलिक। हाँ हाँ बेटा, इसी को बोलते हैं। ये जैसे ये एलाइलिक का, ये हो गया एलाइलिक कार्बन, यस सर वही सर ठीक जानना है। चाह रहे ये हो गया एलाइलिक, इसको बोलते हैं विनाइलिक। मतलब यही जो हुआ, ये जो हुआ इसको बोलोगे विनाइलिक और इसको बोलोगे एलाइलिक। ये एलाइलिक है, ये विनाइलिक है। ओके सर। और कोई पूछ लो, कोई कुछ और भी है, कोई समस्या है? वो सर एनर्जी। हाँ बेटा बोलो, नाम बता दिया करो। सर प्रगति। हाँ बेटा बोलो।
सर वो हाइपर कंजुगेशन में सर कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड भी होता है ना? तीनों बताया तो लास्ट में तो बताया ना डबल बॉन्ड वाली चीज। सर डबल बॉन्ड वाले में फिर उसमें भी कार्बोकेटायन टाइप का होता है या मतलब उसके लिए कुछ अदर रूल होता है, जैसे अगर डबल बॉन्ड वाला लेना हो फिर? बधाई हो, आ जाओ 10 मिनट और खाएं तुम्हारा मैं। देखो यहाँ पे ये है, चलो इधर बनाओ। ये हाइड्रोजन है बेटा, यस सर। ठीक है। इधर देखो, ये हाइड्रोजन गया यहाँ नेगेटिव छोड़ के, ये नेगेटिव आया इसके साथ रेजोनेंस कर गया। हाँ। यहाँ का हाइड्रोजन था, यहाँ का हाइड्रोजन था, गया अपना नेगेटिव छोड़ के इसके साथ रेजोनेंस कर गया, और रेजोनेंस कर गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई। समझ में आया? हाँ। या हाँ, पूरे हाँ। बना के बताऊं मैं? हाँ सर समझ आ गया। अच्छा लगा। कोई फ्री रेडिकल का जानना चाहते हो तो देखो उसमें भी कहानी, जब 2 हो गए तो तीसरा भी देखो। H H H C H H, इसका अपने पास फ्री है। ये हाइड्रोजन अब की बार क्या करेगा, प्लस में नहीं जाएगा, ये डॉट और ये डॉट बन जाएगा। होमोलिटिक फिजन हुआ, फिर इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये यहाँ से डॉट बन के बाहर हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, मतलब क्या बन गया अपने पास, पाई बॉन्ड। वहां पे भी एक तरीके से क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। जो पहले सिग्मा था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, पाई में। पाई में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नेगेटिव में यस क्यों नहीं सर। होगा? नेगेटिव वाला इसलिए नहीं होगा, बता दिया ना, नेगेटिव भी क्यों नहीं होगा। थक। और कोई समस्या है? नहीं मतलब कोई डाउट बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा नहीं रहा अब मैं। पूछ, किसी ने बोला था सर लास्ट में 15 मिनट डाउट सेशन रखने के लिए, तो अभी बहुत टाइम है अपने पास, पूछ लो।